नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं राजश्री आपके साथ और देश की बात में आज हम बात करेंगे कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए एपीएन की मुहिम पर कैसे पूरे देश के वकील एकजुट हो गए हैं। जाधव के लिए पूरे देश के वकीलों के एकजुट होने की तो बात होगी ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि अदालत ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है। भारत सरकार की कूटनीतिक कोशिशों को भी हम दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको कि कश्मीर में फिर एक बार पत्थरबाजों की हिमाकत क्या है। बात करेंगे आज पीएम मोदी की गुजरात यात्रा के मायनों और उसके मकसद की, सूरत जाने की सूरत हाल पर, गुजरात में चौथी बार जीत की रणनीति पर कैसे लगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और साथ ही 400 प्लस यानी 400 प्लस का जो 2019 का एक सपना है उसको भी पूरा किस तरह से करना चाहेंगे। समझेंगे हम ये भी कि कभी टाइम पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपने वाले प्रधानमंत्री मोदी क्यों और कैसे पिछड़ गए इस बार पाठकों के ऑनलाइन सर्वे में। क्या प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता पर कुछ असर पड़ा है या फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कहीं कोई लॉबिंग हो रही है। बताएंगे आपको तमिलनाडु में अम्मा से जुड़े पार्टी के प्रतीक के लिए चुनाव आयोग के अफसर को रिश्वत देने की कोशिश के बारे में, और साथ ही दिखाएंगे कि आप योगी सरकार में मनरेगा को लेकर घूस कैसे ले रहे हैं बेहिचक बेधड़क क्लर्क। बताएंगे कि सीएम मोदी के सबसे पहले आदेश की धज्जियां कैसे उड़ाई है उन्हीं के मंत्रियों ने, और जैसा कि कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, विचार करेंगे कि कैसे योगी भी चल पड़े हैं मोदी की राह पर। 3 तलाक के बहाने समान नागरिक संहिता का क्यों उठाया है मुद्दा, और सोनू निगम को आखिर नींद क्यों नहीं आती है और उनकी नींद में खलल कौन डाल रहा है। अजान और प्रार्थना के बहाने डालेंगे एक नजर मुल्क के माहौल पर। करेंगे बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मातृभाषा हिंदी को मिले एक खास सम्मान की, और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें भी आपको हम दिखाएंगे। उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच रोज बढ़ते तनाव पर भी हमारी नजर है। तो आज इन तमाम खबरों के अलावा आज बात इतिहास की होगी, और जैसा कि हमने बताया कि आज हम समरसता यानी भारत के गंगा जमनी तहजीब की भी बात करेंगे, तो अंत में आपको गंगा जमनी तहजीब के साथ ही छोड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के चंगुल से बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एपीएन ने अपनी मुहिम शुरू की, और इस मुहिम को अब सफलता मिल चुकी है। देश भर में जाधव के लिए चल रही मुहिम में भारत सरकार के साथ साथ देश के लोग भी समर्थन में खड़े हो रहे हैं। जाधव को सबसे ज्यादा जरूरत जिस बात की है उसको एपीएन नहीं पहचाना। हालांकि आम और खास नेता अभिनेता सबके सब कुलभूषण जाधव को बचाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत यदि कुलभूषण जाधव को है तो वो है कानूनी मदद की, और इसीलिए एपीएन ने ये मुहिम चलाई कि किसी भी तरह से उन्हें जस्टिस यानी #जस्टिस फॉर जाधव करके हमने जो मुहिम चलाई उन्हें किसी भी तरह से न्याय मिले। और इस मुहिम को सबसे बड़ी सफलता मिली है, और पूरे देश के वकीलों ने एपीएन के मुहिम में साथ आते हुए सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम हाई कोर्ट के वकीलों ने अब सरकार से यह अपील की है कि किसी भी हाल में किसी भी सूरत में जाधव को बचाया जाए, और इसके लिए हर तरह से मदद देने को तमाम वकील तैयार हैं। और ये बात सबसे पहले हमारे इसी मंच पर आपके अपने चैनल पर हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपके अपने चैनल को कुलभूषण जाधव के लिए चलाई गई मुहिम में सफलता मिली है, कैसे आप सबों का सहयोग मिला है। और हम इस दुआ के साथ इस रिपोर्ट को देख रहे हैं कि इस मुहिम की सफलता तभी होगी जब कुलभूषण जाधव वापस देश आ जाएंगे, और कम से कम उनके घर वापसी में ये मुहिम कुछ न कुछ मदद जरूर करेगी। कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए पूरा देश एकजुट है। पाकिस्तान के खिलाफ लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो जाधव की रिहाई के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। एपीएन ने भी कुलभूषण जाधव की सुरक्षित रिहाई के लिए मुहिम चलाई है। एपीएन अपने कार्यक्रमों के जरिए लगातार कुलभूषण जाधव के मुद्दे को उठा रहा है। एपीएन की मुहिम और अपील पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कदम उठाया। कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर हमारे खास कार्यक्रम इंडिया लीगल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रुपिंदर सूरी ने एपीएन की इस अपील पर अमल करने का भरोसा दिया।
सो मेरे ख्याल में राइट थिंकिंग पर्सन्स तो वहां भी काफी होंगे। जी बिल्कुल। तो हम जरूर रिक्वेस्ट भी करेंगे, बल्कि हमको रिक्वेस्ट भी आई है एक डेलीगेशन की वहां से यहाँ आने के लिए। हम उनको बोलेंगे कि आप आइए, पर अब इससे पहले इनका जो राइट टू बी हर्ड है, कंप्लायंस विद नेचुरल जस्टिस करिए। कुलभूषण जाधव के मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन से बात करने का भरोसा दिलाया, तो वहीं पूरे देश के वकील कुलभूषण जाधव के समर्थन में आगे आने लगे हैं। जाधव के समर्थन में सोमवार को यूपी में अधिवक्ताओं ने एक दिन का विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। हम लोगों ने भी यहाँ न्यायिक कार्य से विरत रहकर आज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी किया है, कुलभूषण के फांसी पर रोक लगाने की मांग किया है। इस प्रकार से जो है निर्दोष भारतीय नागरिक को पाकिस्तान मारने के कगार पे आ रहा है, उस पर रोक लगना चाहिए। भारत सरकार से भी मैं यह मांग करता हूं कि कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार पाकिस्तान पे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दबाव डलवावे कि कुलभूषण जाधव को फांसी न दी। उधर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि वो भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपनी सेवाएं देने वाले वकील के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस फैसले का भारत में जमकर विरोध हो रहा है। पाकिस्तान में वक्त वक्त पर सैन्य तानाशाहों द्वारा लोकतंत्र की हत्या करना आम बात है, लेकिन अब न्यायिक व्यवस्था पर भी वहां के कट्टरपंथी हथौड़ा चला रहे हैं। कानूनन हर किसी को अपनी बेगुनाही साबित करने का हक है, लेकिन कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान में न्याय व्यवस्था का गला घोटा जा रहा है, जिसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए जहां सारा देश एक साथ खड़ा हो गया है, तो वहीं भारत सरकार ने भी साफ किया है कि वो इस मुद्दे पर किसी भी दबाव में नहीं आएगी। भारत ने कहा कि वो जाधव के मामले को जोर शोर से हर मंच पर उठाती रहेगी और चुप नहीं रहेगी। कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाने के बाद भारत के साथ उसके रिश्ते निचले स्तर पर आ गए हैं। जाधव के मुद्दे पर तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान अब भारत पर बातचीत के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत मौजूदा हालात में बातचीत को सिरे से खारिज कर रहा है। हालांकि इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जून में जब भारत और पाकिस्तान के पीएम शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए कजाकिस्तान के अस्ताना में आमने सामने होंगे, तो अलग से मुलाकात कर सरप्राइज दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक संगठन के ताकतवर देश रूस और चीन भारत और पाकिस्तान पर बातचीत के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि भारत ने बातचीत की खबरों को पूरी तरह से खारिज किया। भारत ने हाल में संकेत दे दिया कि वो किसी दबाव में नहीं है। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के बाद भारत पाकिस्तान के बीच समुद्री सुरक्षा के लिए प्रस्तावित मीटिंग टल गई। भारत ने साफ कहा कि ऐसे माहौल में बातचीत नहीं हो सकती। भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव के खिलाफ दायर आरोप पत्र और उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली सैन्य अदालत के आदेश की कॉपी मांगी थी, जिस पर उसने अब तक कोई जवाब नहीं मिला। भारत पहले ही कह चुका है कि वो जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। हालांकि कुलभूषण जाधव मामले में बहुत तरह की आशंकाएं, कुशंकाएं भी उठने लगी हैं। लगभग 13 बार भारत ने काउंसिलर एक्सेस मांगा है कुलभूषण जाधव तक, जिसको पाकिस्तान ने लगातार इनकार किया है। इसलिए इस तरह की भी आशंका उठ रही है कि कुलभूषण जाधव के साथ कुछ गंभीर कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बच रहा है और पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि दोनों देशों के संबंध पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। उधर कश्मीर घाटी की हम बात करें तो कश्मीर घाटी में एक बार फिर से पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए हैं। ये वाकया श्रीनगर के लाल चौक में हुआ है, जहां अलगाववादियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरों से हमले किए। अपने बचाव में सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों पर आंसू गैस छोड़े। घाटी में पत्थरबाजी और वहां की स्थिति को लेकर सीआरपीएफ ने केंद्र सरकार को अब रिपोर्ट सौंप दी है। कश्मीर घाटी में अलगाववादी और पत्थरबाज सेना के संयम की लगातार परीक्षा ले रहे हैं। सेना को उकसाने के लिए सीमा पार से की जा रही कोशिशों में मददगार बन रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में पुलिस पर पत्थरबाजों ने हमला किया। पत्थरबाज पुलवामा में छात्रों पर की गई लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। यू डू नॉट सी द गवर्नमेंट एनीवेयर, और ये एडवाइजरी पुलिस को इश्यू करना उसी का सबूत है
पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, अगर पुलिस को ही खतरा होने लग गया फिर इस रियासत को कौन बचाएगा? और आज यदि हम सुरक्षित हैं तो मात्र इस कारण कि सेना रात दिन भूखे प्यासे रह करके हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। इसलिए हर नागरिक का ये दायित्व है, तो सरकार में हो कि ना हो, कि कोई भी बात ऐसी ना कही जाए ना करी जाए जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सेना का मनोबल घटाती है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस छोड़ी, उन्हें वहां से हटाने के हर प्रयास किए गए। इन सब के बीच घाटे की स्थिति को लेकर सीआरपीएफ ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। खबरों के मुताबिक कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ केंद्र सरकार पूरी तरह से सेना के साथ खड़ी है। सेना को सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वालों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल एक और अलगाववादियों की चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो वहीं सीमा पार से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन जारी है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमावर्ती इलाकों में फायरिंग की जा रही है, जिसके चलते स्कूलों को बंद करना पड़ा। आज तो बहुत हुई है सर, ये तो सामने वाली पहाड़ी में देखो अभी तक धुआं, बुरी हालत है। हाँ, घरों में छुपे हुए हैं, जो बच्चे आए थे वो भी डरे हुए थे, हम खुद डरे हुए थे। इतनी शादी में तो होता ही है। फिर अभी तो वो चल रही है, अभी थोड़ी देर रुकी है, लेकिन बहुत चल रही थी। अभी भी तो दूर हमारे और ये पास तो नहीं पहुंच रही, ऊपर बॉर्डर पे अभी भी चल रही है। खबरों के मुताबिक सेना ने साफ किया कि जवानों के मनोबल को ऊंचा रखना पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही जवानों पर सीधा हमला करने वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी। हालांकि आम नागरिकों के मानवाधिकार का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो कश्मीर की समस्या धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है, खासकर पत्थरबाजों की समस्या, और अब जल्द ही गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ही इस पर मिल बैठकर एक नया निर्णय ले सकते हैं। हालांकि इसमें देखना होगा कि किस तरह की स्थितियां बन रही हैं सीआरपीएफ के लिए खास करके, और इसी वजह से सीआरपीएफ ने पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है, और इसे करते हुए उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याएं उठाने की वजह से लोग उनके शत्रु बनते जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि 9 महीने में गुजरात का ये मेरा 8वां दौरा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उन्होंने दवा निर्माताओं को कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया था। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर इस बार गुजरात आए हैं। समझा ये भी जा रहा है कि जून के महीने में राज्य के विधानसभा चुनाव के ऐलान की भी काफी हद तक संभावना है। हालांकि जानकार प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के अलावा 2019 पर भी नजर मान रहे हैं। पीएम मोदी 2 साल बाद सूरत आए हैं। दरअसल बीजेपी 3 बार से गुजरात के विधानसभा चुनाव में जीतकर शासन करती आ रही है। मोदी के अश्वमेध का घोड़ा इस साल गुजरात पहुंच रहा है। समझा जा रहा है कि इस साल जून में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसलिए पीएम मोदी पाटीदार समाज के एक ट्रस्ट द्वारा संचालित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने यहाँ पहुँचे। इस मौके पर उन्होंने गुजरात को याद दिलाने की कोशिश की कि जनता के स्वास्थ्य के मुद्दे को अटल जी के बाद उन्होंने ही प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने डॉक्टरों को जेनरिक दवाएं लिखने की सलाह भी दी। उन्होंने बताया कि दवा निर्माताओं को उन्होंने ही सस्ते में दवा बेचने को मजबूर किया है। नियम बना करके जो दवाई 1200 में मिलती थी वो 70-80 रुपए में कैसे मिल जाए, जो 300 रुपए में मिलती थी वो 30 रुपए में कैसे मिल जाए। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि पाटीदार आंदोलन का असर अब भी गुजरात के लोगों के दिलो दिमाग पर बरकरार है। वो ये भी खूब समझते हैं कि राज्य की 180 सीटों में से 150 सीटों पर पाटीदारों की मदद के बगैर चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि राज्य के 6 करोड़ की आबादी का 20% के बराबर पाटीदार समाज है, जो हार्दिक पटेल के आरक्षण आंदोलन से सहमत और उसका समर्थक है। हार्दिक पटेल को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर शिवसेना ने एक तरफ बीजेपी को झटका दे दिया है, तो वहीं अमित शाह ने 150 सीटें जीतने के लक्ष्य का ऐलान कर चौथी बार गुजरात में बीजेपी की सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती भी स्वीकार कर ली है। लेकिन पार्टी की अंदरूनी कला लक्ष्य को पाने में आड़े आ रही है। इसी कला की वजह से पार्टी को मुख्यमंत्री पद से आनंदीबेन को हटाकर विजय रूपानी को सत्ता सौंपनी पड़ी। लेकिन विजय रूपानी भी पार्टी की छवि को मजबूत करने में बहुत ज्यादा कामयाब साबित नहीं हुए। फिर भी गुजरात मॉडल के नाम पर देश में बीजेपी चुनाव लड़ रही है और हाल ही में 4 राज्यों में सरकार बना भी चुकी है। ऐसे में बीजेपी की प्रतिष्ठा अपने ही गृह राज्य में दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
उधर गुजरात के बाद पीएम मोदी केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली स्थित सिलवासा पहुंचे। सिलवासा में उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनता को भी संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को काम में ढिलाई ना बरतने की हिदायत दी। मोदी ने मंच से कहा कि ये कांग्रेस की नहीं, मोदी की सरकार है। यहाँ आपको लोगों के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ये साबित करने की कोशिश आज जरूर की कि ये मोदी की सरकार है और ये सरकार परिवर्तन के लिए है, अच्छाई के लिए है। देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कितना दिल जीत पाए हैं यहाँ दोनों जगहों पर। लेकिन इसी बीच पीएम सर्किट हाउस से रवाना हुए तो कतार गांव में बच्चे उनकी झलक पाने के लिए खड़े थे। सबको हैरान करते हुए पीएम ने काफिला रुकवा लिया और छोटी बच्ची को पास बुलाया। दरअसल 4 साल की एक बच्ची नैन्सी, जिस पर पीएम मोदी के जादू का असर है कि वो मोदी को मोदी दादा कहकर बुलाती है और उनसे मिलने को बेताब थी। जब एक जगह पर पीएम मोदी का काफिला रुका हुआ था, अचानक एक बच्ची पीएम मोदी की गाड़ी की तरफ तनादन दौड़ती दिखाई पड़ी। मोदी के काफिले की तरफ दौड़ती बच्ची को देखकर मौके पर तैनात और उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी चौकन्ने हो गए, हरकत में आ गए। ये माजरा देखकर सब हैरत में थे। तब तक एक सुरक्षाकर्मी ने बच्ची को गोद में उठाया। इस बीच पीएम की गाड़ी जो आगे बढ़ रही थी उस पर ब्रेक लग गई। तब तक पीएम ये समझ चुके थे कि बच्ची उनसे मिलना चाहती है। फौरन इशारा हुआ, बच्ची पीएम के पास लाई गई और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने उस बच्चे की ख्वाहिश पूरी की। अपने व्यस्त समय में कुछ पल अपनी इस नन्ही फैन को भी उन्होंने दिया। पीएम ने बच्ची से बात की, उस घड़ी के बारे में पूछा जो उसने पहन रखा था। उसके साथ ही मोदी ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और ढेर सारा प्यार करने के साथ ही आशीर्वाद भी दिया। इन तस्वीरों में आप वो सब कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी की मुलाकात इस नन्ही बच्ची के साथ। और ये तस्वीरें देख के 2014 की वो तमाम तस्वीरें याद आती हैं जब छोटे छोटे बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए मोदी मोदी का नारा लगाते थे। इसके अलावा आपको प्रधानमंत्री मोदी की दुबई यात्रा भी याद होगी जब उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाकर, अपना काफिला रुकवाकर कुछ ऐसे लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी जो हिंदुस्तान के थे और उन बच्चों को गोद में उठा लिया था। वो नन्हा सा बच्चा भी याद होगा आपको अफ्रीका का, जिसका कान पकड़ के प्रधानमंत्री मोदी ने खूब हिलाया था। प्रधानमंत्री मोदी कुछ इस तरह की चीजें हमेशा करते रहते हैं जो आम जनता के दिलों को सीधे छू लेती है। लेकिन मोदी इस साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम के पाठकों के ऑनलाइन सर्वेक्षण में अपने तमाम पाठकों को शायद छू नहीं सके, इसीलिए 1% वोट भी उन्हें नहीं मिल सका। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। जबकि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी को इसी ऑनलाइन सर्वे में 50 लाख वोटों में से 17% पाठकों ने उनके पक्ष में अपना मत देकर उन्हें विजेता बनाया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी में जब भी देखा जाए उन्हें गौर से जननायक बनने की पूरी क्षमता है। हमेशा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को इस तरह से स्थापित किया जो आमतौर पर कभी देश के कई प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए थे, कई नेता नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर तरह की जिसको कहा जाए अपॉर्चुनिटी को, खासकर वो तमाम ऐसे विकल्प जो कि खबर बन सकते हैं, तमाम ऐसे मौके जो खबर बन सकते हैं, उनको उठाते हैं और उसे पूरी तरह से भुनाते भी हैं। सोशल मीडिया पर अभी तक काफ़ी सशक्त उन्होंने अपनी प्रस्तुति बनाए रखा है, लेकिन उसके बाद भी टाइम मैगजीन के ऑनलाइन सर्वे में उनका नाम तक नहीं आना, एक भी वोट नहीं मिलना काफ़ी आश्चर्य में डालता है। और कई तरह के प्रश्न भी मन में उठता है कि क्या टाइम मैगजीन का ये ऑनलाइन सर्वे बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, या फिर क्या अब ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घट रही है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तमाम ऐसी मीडिया हाउसेस, ऐसे अखबार, ऐसे तमाम सर्वे अब किसी नए नेता को गढ़ने में लग गए हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। उनके उठाए मुद्दे अंदाजे बयान ने सभी सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया है। हालात ये है कि सरकार के कामों की समीक्षा खुद पीएमओ कर रहा है, मीडिया गुण गाने में लगा है, लेकिन टाइम का इस साल का पाठकों का सर्वेक्षण गंभीर इशारे कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची से बाहर रखा गया।
इस सर्वेक्षण में फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते को रीडर्स पोल में 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में 5% वोटों के साथ पहला स्थान हासिल हुआ है। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। टाइम पत्रिका अपने पाठकों का एक ऑनलाइन सर्वे कराती है, जिसके आधार पर इस साल टाइम की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची बनाई जाती है। दुतर्ते तब भी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। मोदी को भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में रखा गया था, लेकिन उन्हें एक भी वोट नहीं मिल सका। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को 3%, पोप फ्रांसिस, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग को 3%, डोनाल्ड ट्रंप को 2% वोट मिले। करीब इतने ही वोट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, गायिका रेहाना को भी मिले। लेकिन मोदी के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर, अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका और उनके पति जॉरेड कुशनेर के पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। गौर करने वाला सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में खासकर विदेशों में रह रहे भारतीयों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे, या फिर पिछली बार उन्हें तय रणनीति के तहत ऑनलाइन समर्थन जुटाया गया था। बहरहाल टाइम मैगजीन के पाठकों के सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी को एक भी वोट का न मिलना ये जरूर बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता पर भी कुछ असर जरूर हुआ है। रजत मिश्रा, एपीएन। ज़रूरी है कि इसकी समीक्षा की जाए, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के तमाम जो वो कार्यकर्ता जो उनके लिए सोशल मीडिया का काम देखते हैं वो ज़रूर इसका समीक्षा करेंगे। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। एआईएडीएमके की महासचिव और जेल में बंद शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनकरन के खिलाफ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने रिश्वत का केस दर्ज कर लिया है। दिनकरन पर आरके नगर उपचुनाव से पहले एआईएडीएमके पार्टी का चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा है। इन सब के बीच एक खबर ये भी है कि शशिकला गुट के कई नेता और सरकार में मंत्री ओ पनीरसेल्वम गुट के संपर्क में हैं। चुनाव चिन्ह 2 पत्तियां के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी को घूस देने की पेशकश करने के आरोप में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनकरन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में शशिकला के जेल जाने के बाद से पार्टी की कमान दिनकरन के हाथों में ही थी। खुफिया सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद दिनकरन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सुकेश चंद्रशेखर ने एआईएडीएमके शशिकला फैक्शन के श्री टीटीवी दिनकरन से 50 करोड़ रुपए लेकर इलेक्शन कमीशन से एक फेवरेबल ऑर्डर दिलाने का वादा किया था। श्री चंद्रशेखर के पास से 1 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और साथ में 2 लग्जरी कार भी रिकवर हुई हैं। Both the sides are being power mongers. They want to capture both the power and the party. That is what is going on now. But this is a very shameful thing that this has gone to this extent of bribing the election commission. दिनकरन ने इस पूरे मामले को पार्टी को खत्म करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। शशिकला गुट ने आरके नगर सीट पर उपचुनाव के लिए 2 पत्ती चिन्ह की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे जब्त कर लिया था। How can I do all this? Because they are not going to allot it today itself. We have to file our this thing affidavit, so we need time. First, they try to purchase the voters, and Shashikala on a corruption charges is in jail, and again Mr. Dinakaran has involved in such an activities, which is shameful thing to the democracy. शशिकला और पनीरसेल्वम गुट में चुनाव चिन्ह को लेकर के चल रहे विवाद के बीच एआईएडीएमके सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने शशिकला और दिनकरन दोनों के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इसमें उनसे कहा गया कि वो 2 दिन के भीतर या फिर सभी पद छोड़ दें या फिर उन्हें पार्टी पूरी तरह से किनारे कर देगी।
खबरों के मुताबिक नाराज मंत्रियों और नेता पन्नीरसेल्वम गुट के संपर्क में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो यदि दिनकरन पर ये आरोप साबित होता है तो एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा ये माना जा सकता है। तो भ्रष्टाचार यूं तो हर जगह है, ऐसा लग रहा है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बातें करती है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। ताज़ा मामला प्रतापगढ़ का है, जहां मनरेगा क्लर्क का एक घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में क्लर्क कौशल सिंह 500 रुपए के नोट लेते हुए दिख रहे हैं। ये मामला मानधाता ब्लॉक का है, जहां क्लर्क कौशल सिंह तैनात था। मनरेगा के कामों की फीडिंग के काम के लिए कौशल सिंह ये घूस ले रहा है। वीडियो में साफ साफ आप देख पाएंगे कि कैसे कौशल सिंह लगातार पैसे थाम रहा है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम महेंद्र प्रताप ने जांच के आदेश दे दिए। यही नहीं, जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया गया है। ये टीम 3 दिन के अंदर वीडियो की पड़ताल करके पूरे मामले की रिपोर्ट सौंप देगी। घूस लेते वीडियो सामने आने के बाद ब्लॉक में हड़कंप मच गया, और ये खबर हमारे लिए इसलिए दिखाना ज़रूरी था कि जहां आपने देखा कि एक उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जहां दिनकरन लाखों रुपए देकर और अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह रखने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आरोप है। वहीं पर सबसे निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार कुछ ऐसे ही चल रहा है। यानी कि एक एक पैसे पर जब भ्रष्टाचार रहेगा तो किस तरह से हम बात कर पाएंगे अपने देश में विकास की, अपने प्रदेश में विकास की। नकदी का लेन देन भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ भी है, और यही कारण है कि केंद्र सरकार देश में ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसी तर्ज पर यूपी ने भी कदम आगे बढ़ाया। योगी सरकार का जोर भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर है। उन्होंने पारदर्शिता के मद्देनजर अपने मंत्रियों और अधिकारियों से उनकी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब तक बेहद कम लोगों ने ही अपनी संपत्तियों की जानकारी दी है। क्या इस बात का डर है कि कई राज खुल जाएंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही आदित्यनाथ योगी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों से 15 दिन के भीतर उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, लेकिन ज्यादातर मंत्री और अधिकारी ऐसे रहे जिन पर मुख्यमंत्री के आदेश का कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने सभी मंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों से 3 दिन के भीतर उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। जब चुनाव में नामांकन किया तो नामांकन के समय उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, और अब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उस बीच में उन्होंने काफी धन इकट्ठा किया है, इसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे, इसलिए उस संपत्ति का ब्यौरा देने का काम नहीं कर रहे हैं। सीएम योगी ने यूपी के आईएएस अफसरों को भी उनकी संपत्ति सार्वजनिक करने के लिए कहा था, लेकिन ज्यादातर अफसरों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। मंत्रियों को डर है कि जो उन्होंने चुनाव के समय अपना हलफनामा दिया होगा इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन के समय, उसमें और आज के इसमें अगर कंट्रडिक्शन हुआ तो कोई भी आदमी इन्हें चुनौती देगा कि इन्होंने झूठ बोलकर चुनाव आयोग को गुमराह किया, इसलिए डर रहे हैं। और अगर वही संपत्ति बताते हैं तो कोई ना कोई ये चैलेंज करेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, अपनी संपत्ति को सही नहीं बता रहे। सीएम योगी की ख्वाहिश है कि उनका प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त हो और साफ सुथरे ढंग से काम करे, लेकिन सवाल ये है कि बार बार कहने के बाद भी जब मंत्री और अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे, तो ऐसे में कैसे पारदर्शी शासन की उम्मीद की जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर आज यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मुलायम परिवार पर निशाना साधा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 91वीं जयंती पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। इस मौके पर योगी ने कहा, चंद्रशेखर ने कभी समाजवाद को जातिवाद नहीं बनने दिया और न ही परिवारवाद में सिमटने दिया, और लेकिन आज के समाजवाद बिल्कुल बदला हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये शब्द किसको जाकर लगे होंगे, ये हम और आप बिल्कुल समझ सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जाति की जंजीरों को तोड़ने और उन पर प्रहार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सोमवार को विधान भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बिना नाम लिए मुलायम के समाजवादी मॉडल पर हमला किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की किताब के विमोचन के मौके पर योगी ने कहा कि जब तक चंद्रशेखर थे उन्होंने कभी समाजवाद को जातिवाद नहीं बनने दिया। वैचारिक क्रांति के एक शाश्वत प्रतीक थे
आदरणीय चंद्रशेखर जी, जिनकी आज हम 91वीं जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में कई वर्ष संसद में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वैचारिक रूप से हम दोनों धुर विरोधी पार्टियों से संबंधित थे, लेकिन उस सब के बावजूद मेरा विरोध उस समाजवादी विचारधारा से था जो समाजवादी विचारधारा समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को, जातिवाद को, अराजकता को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देती थी और मैं उसके खिलाफ लड़ता था। आखिर आदित्यनाथ ने ऐसा कहा क्यों, इसकी वजह साफ है। योगी सीधे तौर पर मुलायम पर निशाना साध रहे थे। एक सच्चाई ये भी है कि समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले मुलायम चंद्रशेखर का साथ छोड़कर जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने लगे। मुलायम सिंह अपने हर भाषण में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की कसम खाते रहे, लेकिन उसी समाजवादी पार्टी के अकेले आदर्श लोहिया के घर पर सपा का कोई बड़ा नेता आज तक नहीं गया। स्थिति होती है तो कोई परिणामी मिलती है, विचार पता चलता है कैसे कहाँ पहुँचे और क्या करूँगा। इसलिए है कि मेरी बहुत निकट संबंध है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सपा अब लोहिया और चंद्रशेखर के विचारों पर चलने वाली पार्टी नहीं रही। अब समाजवादी पार्टी में समाजवाद की जगह परिवारवाद और जातिवाद कायम हो गया है। लोहिया जी ने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया था, इसे भी सब भूल गए हैं। इस बात की मिसाल खुद मुलायम सिंह यादव हैं, जिन्होंने परिवारवाद के चक्कर में अपने घर के 20 से ज्यादा लोगों को न सिर्फ चुनाव लड़वाया बल्कि सांसद विधायक से लेकर नगर पालिकाओं के पदों पर बैठा दिया। अब सच्चाई ये है कि चंद्रशेखर ने जहां समाज को जोड़ा, वहीं मुलायम ने अपनी राजनीति की गाड़ी यादवों और दूसरी पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करके आगे बढ़ाई और आज इसी जाति की जंजीरों को तोड़कर योगी ने सत्ता संभाली है। देखना है कि वो यूपी की जटिल जाति व्यवस्था को कैसे तोड़ पाते हैं। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने 3 तलाक और समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाकर राजनीति को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती के मौके पर जिस किताब का उन्होंने विमोचन किया, इसी कार्यक्रम में उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा भी उठाया और कहा कि महिला अधिकार पर ये हमला है। साथ ही योगी ने एक देश में एक ही कानून की जरूरत पर भी बात कहकर कॉमन सिविल कोड की बहस को भी तेज कर दिया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी 3 तलाक का मुद्दा उठाया था और कहा था महिलाओं के साथ ये अत्याचार है। जो तटस्थ हैं, समय उनका भी लिखेगा अपराध। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के सवाल ने रामधारी सिंह दिनकर की समर शेष है कविता की ये पंक्ति याद दिला दी। जाहिर है आदित्यनाथ योगी भी प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदित्यनाथ योगी एक तरफ सख्त प्रशासक की छवि बना रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के विवादित मुद्दों को भी मजबूती से उठा रहे हैं। उन्होंने चंद्रशेखर जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में 3 तलाक पर मौन रहने वालों को अपराधी बताया। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, इस देश के अंदर एक सिविल कोड बनाने के, एक समान सिविल संहिता बनाने की, मैंने कहा था कि जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं अगर भारत एक है। आदित्यनाथ ने बीजेपी के विवादित मुद्दों को लेकर अपने भाषण के दौरान कई सवाल उठाए। पहला सवाल उन्होंने 3 तलाक को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि देश हित से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। योगी ने 3 तलाक को द्रौपदी के चीरहरण से जोड़ दिया। इस मुद्दे पर बात करते हुए वो एक देश में एक कानून तक पहुंचे। उन्होंने पूछा कि आखिर वो कौन है जो समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था।
इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता कि योगी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 3 तलाक का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा था कि 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को दिक्कत हो रही है और केंद्र सरकार इसका जल्द हल चाहती है। देखिए, जहां तक ट्रिपल तलाक का विषय है, इसको धर्म के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, केवल और केवल संविधान के चश्मे से देखने की आवश्यकता है। संविधान ने जेंडर इक्वालिटी अर्थात नर और नारी समान हो और दोनों डिग्निटी के साथ रहे, नारी का सम्मान हो और नारी सर उठा के जिए, इस विषय में कहा है। क्या संविधान के विषय में बात करना गुनाह है? जो लोग इतने वर्षों तक संविधान को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे थे, जो नारी सम्मान के विषय में चिंतन नहीं कर रहे थे, उत्तर उनको देना है। हाल ही के दिनों में बीजेपी की हिंदुत्व को लेकर लगातार तेज होती धार से साफ है कि 2017-18 के विधानसभा चुनाव और 19 के लोकसभा चुनाव में विकास और सख्त प्रशासन से ज्यादा हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहने के आसार हैं। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कामयाब रहे हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण के फॉर्मूले को अब देश भर में दोहराना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नारद मामले में सीबीआई ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान तथाकथित रूप से रुपए लेते दिखाए गए 13 आरोपियों के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज कर ली है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दायर हुई है उनमें पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद सौगत रॉय, सांसद काकोली घोष, दस्तीदार, सांसद प्रसून बनर्जी और पश्चिम बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा समेत 13 नेता शामिल हैं। 17 मार्च को कोलकाता हाई कोर्ट में ने नारद मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था और सीबीआई को 1 माह के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। इनमें से तमाम नेता, ज्यादातर नेता टीएमसी के हैं। गौरतलब है कि खबर ये भी थी कि टीएमसी के ही नेता रहे केडी सिंह ने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया था। सोशल मीडिया पर कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। कई बार मामला इतना उलट पड़ जाता है कि क्या कहें। सोनू निगम ने सुबह सुबह अजान की आवाज से नींद खुल जाने पर अपनी भड़ास ट्विटर पर निकाली। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को मस्जिदों में होने वाले अजान से दिक्कत होने लगी है। सोनू निगम ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके लाउड स्पीकर से होने वाले अजान से दिक्कत की बात कही और कहा कि हमें नींद ही नहीं आती और यदि हम मुस्लिम नहीं हैं तो आखिर अजान सुने ही क्यों। सोनू निगम के इस बयान के कई मायने हैं। क्या सोनू निगम के इस बयान से हम ये समझें कि अब बॉलीवुड भी बदल रहा है? इस बार के खास हमारे कार्यक्रम सुनिए सरकार में यही, और हमने ये बात इसलिए उठाई है कि इस पर सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। जनता हमारे लिए सरकार होती है। जब मशहूर गायक सोनू निगम के अजान को लेकर बयान ने एक नया घमासान छेड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। सोनू निगम ने कुछ देर बाद ही हालांकि ट्वीट करके मंदिरों और गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी एतराज जताया। देश में चारों तरफ बने माहौल में सोनू के इस ट्वीट ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। इन सवालों में एक सवाल ये भी है कि क्या देश के गंगो जमन की तहजीब की खूबसूरती आरती, प्रार्थनाएं और अजान से नहीं है? सोनू निगम के इस बात पर आज की ये बहस। हिंदुस्तान की शाम और सुबह मस्जिद की अजान, मंदिरों की घंटियों और गुरुद्वारों की प्रार्थनाओं से होती है। भारत की पहचान भी वसुधैव कुटुंबकम से है, जहां हर किसी को अपने अपने धर्म, विश्वास, प्रथाओं, रीति रिवाजों के अनुरूप प्रार्थना पूजा करने की आजादी है। सब ईश्वर अल्लाह भगवान की इबादत करते हैं और राम रहीम को याद कर अपनी अपनी सुबह की शुरुआत फरियाद से करते हैं। सोनू संगीत साधक हैं, देर रात तक रियाज करते हैं। जब कानों में अजान की आवाज पड़ती है तो नींद में खलल पड़ जाता है। उनके गाए गानों से जाहिर है कि ऐसा कतई नहीं हो सकता कि सोनू गंगा जमनी तहजीब की इस खुसूसियत को ना जानते हों। दिन रात सोचता सोनू निगम का ये आज सुबह का ट्वीट दरअसल इन दोनों मुल्क के बदलते माहौल की ओर भी इशारा करता है। बताता है कि अपनी खुशी और जरूरत के सामने दूसरों की खुशियां और दर्द के कोई मायने नहीं।
अजान से सोनू को तकलीफ हो सकती है, लेकिन किसी मोनू को मोहती भी है। साथ में मंदिर में बजती घंटियां इस अजान में 4 चांद लगाती हैं। हैरत ये कि 7वें सुर में गाने का हुनर रखने वाले मौसीकार सोनू को इस आवाज में इंसान की खुदा से मोहब्बत का असर महसूस नहीं होता। संगीत तो हर आवाज, हर ध्वनि से जन्मता है। एक संगीतकार होने की वजह से सोनू से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, जिसने खुद बरसों तक गहरी सुर साधना की है। दरअसल सोनू के लिए धुनें बनाना संगीत है, तो लोगों के लिए संगीत इबादत और प्रार्थनाओं और इबादत में है। सुबह की पहली किरण के साथ दूर से आने वाली अजान भले ही खुदा को ना सुनाई पड़ती हो, लेकिन हर किसी के दिल में एक इंसान को जगाने के काम जरूर आती है। रहा जहां तक सभी धार्मिक स्थलों पर बजने वाले भोंपुओं का सवाल, तो वो एक अलग मसला है जो कानून के दायरे में आता है। लेकिन सोनू उनकी बात नहीं कह रहे। दरअसल सोनू का ट्वीट बॉलीवुड में भी पड़ रही दरार की ओर इशारा करता है, जो गाहे बगाहे अलग अलग मुद्दों पर उभर आता है। जो बॉलीवुड देश में भाईचारे और मोहब्बत का संदेश देता रहा है, वही आज सहमा हुआ है। फिल्मों को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं। फिल्मों की कहानी को लेकर आस्था के सवाल खड़े हो रहे हैं। भूख, गरीबी, रोटी, रोजगार से बड़े हो गए हैं मजहबी सवाल। सोनू का दर्द कहीं और है और निशाना कहीं और। जरा ये तो भी प्यार ने तेरे मुझे। सोनू को अमन के संगीत की समझ पैदा करने की जरूरत है, वरना कला संस्कृति में बंटवारा होते देर ना लगेगी। और फिर इस गाने की तरह सोनू और सलीम की जोड़ी कैसे सजेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आमिर खान, सलमान खान और तमाम अन्य खानों के लिए, शाहरुख खानों के लिए भी गाना गाने वाले सोनू निगम को अजान पसंद नहीं है। जाहिर सी बात है कि इससे कई इशारे मिल गए हमको और आपको, पर ये इशारे कुछ अच्छे नहीं माने जाएंगे उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें बॉलीवुड की फिल्में पसंद हैं, जिन्हें बॉलीवुड का संगीत पसंद है। इस उम्मीद के साथ कि ये माहौल ज़रूर बदलेगा। चलिए इस वक्त नज़र डालते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों पर। दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार रेप के मामले में जेल से बाहर आकर अब बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। संदीप कुमार फिलहाल बीजेपी के मंचों पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन नरेला में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। इस बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के परिवार से उनकी पुरानी दोस्ती है, इस लिहाज से वो इनके लिए वोट मांग रहे हैं। यात्री किराए में वृद्धि को लेकर उबर और ओला कैब ड्राइवर मंगलवार को राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कैब यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उबर और ओला कैब ड्राइवर्स ने 2 माह के भीतर ही दूसरी बार हड़ताल पर जाने का निश्चय किया। उपद्रवी यात्रियों से निपटने के लिए एयर इंडिया ने नए नियम बनाए हैं। पिछले महीने शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ और टीएमसी के डोला सेन की घटनाओं के बाद एयर इंडिया ने हंगामा करने वाले यात्रियों के खिलाफ जुर्माने और एफआईआर कराने के नियम तैयार किए। एयर इंडिया ने 1 घंटे की देरी पर 5 लाख जुर्माने की बात कही, 1 से 2 घंटे की देरी पर 10 लाख और 2 से ज्यादा की देरी पर 15 लाख के जुर्माने की बात कही है। हालांकि इसमें यात्रियों को हुए नुकसान की कोई बात नहीं कही गई। थोक भाव के हिसाब से महंगाई के मामले में थोड़ी राहत मिली है। मार्च में थोक महंगाई दर घटकर 5.7% रह गई, जो फरवरी में 6.55% थी। महंगाई दर घटने के बावजूद मार्च में खाने पीने की चीजों के थोक दाम तेजी से बढ़े हैं। माह दर माह आधार पर मार्च में खाने पीने की महंगाई पर 2.69 से बढ़कर 3.12% हो गई है। नेशनल टॉप 5 खबरों के बाद बढ़ते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव की ओर, तो देखते हैं दिल्ली का दंगल। कांग्रेस ने नगर निगम की सत्ता में आने पर जनता पर नगर निगम कर का कोई बोझ नहीं डालने का वायदा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने निगम चुनाव के लिए पार्टी का पहला घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर पार्टी निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नए कर लगाए बिना 5,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व हासिल करके दिखाएगी। चुनाव है तो वायदे भी हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को कुल 6 हिस्सों में बांटा गया।
इसमें पहले गंदगी और बीमारी विहीन दिल्ली, दूसरा आत्मनिर्भर दिल्ली, तीसरा प्राथमिक शिक्षा, चौथा दिल्ली के निर्माताओं का ध्यान रखती दिल्ली, पांचवा शहरी ढांचा और छठा यूथ मैनिफेस्टो। कांग्रेस ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए हर महीने 1000 रुपए की लाइसेंस फीस देनी होगी। घोषणा पत्र में साफ सफाई से लेकर अस्थायी सफाई कर्मियों को स्थायी करने का वादा भी किया गया। इसके अलावा अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने प्राथमिक शिक्षा के लिए रोड मैप तैयार करने का वादा किया। इसके तहत एमसीडी स्कूलों में बदलाव किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर नजर रखने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप बनाया जाएगा। सभी एमसीडी स्कूल के बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैंने देखा है, उन्होंने हेडिंग दिया है, अनुभव है हमारे पास, हम करेंगे दिल्ली का विकास। मुझे मालूम है कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार करने का अनुभव है, कांग्रेस के पास घोटाले करने का अनुभव है। कांग्रेस ने इस देश को किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया है पूरे देश ने देखा है। पूरे देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। कांग्रेस ने वादा किया कि सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का नवीनीकरण होगा। डेंगू चिकनगुनिया के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा। सस्ते दाम में दवाई मिलेगी। क्लिनिक ऑन व्हील बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 2 जून 2016 में हुए जवाहर बाग कांड में एक नया मोड़ आया है। हैदराबाद फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस शव को राम वृक्ष का बताया जा रहा है, उसका DNA राम वृक्ष के बेटे से मैच नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जवाहर बाग कांड में जिसे माना गया कि राम वृक्ष की मृत्यु हो गई थी, जो मुख्य आरोपी थे, क्या वो अभी तक जिंदा हैं? तो क्या जवाहर बाग कांड का मास्टरमाइंड अभी जिंदा है? क्या राम वृक्ष यादव पुलिस को धोखा दे रहा है? यूपी पुलिस के उस दावे को तगड़ा झटका लगा जिसमें उसने मथुरा के जवाहर बाग कांड के मास्टरमाइंड राम वृक्ष यादव को मारे जाने का दावा किया था। हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए राम वृक्ष यादव का DNA उसके बेटे से मैच नहीं कर रहा। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद अब यूपी पुलिस के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें दावा किया गया था कि पुलिस की कार्रवाई और आगजनी में राम वृक्ष यादव मारा गया। ब्रज के अंदर अगर कोई संत भगवान कृष्ण की पूजा के लिए कोई कुटिया बनाता है तो अखिलेश कुटिया को तोड़ने का काम है। लेकिन अपने ही जो उनके भूमाफिया थे, 300 एकड़ की जमीन पर उनसे कब्जा करा दिया जवाहर बाग के अंदर, और वहाँ पर एक शहीद हो गए हमारे जाबाज सिपाही। देखिए, वहाँ पे कई कैजुअलिटी हुई थी और किससे DNA उठाए गए ये पुलिस प्रशासन का मसला है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि किसी भी समाजवादी पार्टी हर प्रकार की जांच के लिए तैयार है और स्वागत करती है और चाहती है कि इस मसले की, यदि ये मसला अभी तुरंत आया है और उसमें प्रॉपर तरीके से जांच हो, जो कोई भी दोषी हो, चाहे वो प्रशासन के व्यक्ति हों, समर्थन देने वाले व्यक्ति हों या ज्ञात अज्ञात जो भी व्यक्ति हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें राम वृक्ष यादव के DNA जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद राम वृक्ष यादव के शव का DNA उसके बेटे विवेक यादव से मैच कराने के लिए हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजा गया। अब राम वृक्ष के बेटे, बहू और मामले की जांच कर रही पुलिस टीम का नार्को टेस्ट कराने की मांग हो रही है। एक बार रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव का अगर नार्को टेस्ट हो जाए तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा उनकी क्या भूमिका रही है। ये पूरी तरीके से जो 500 बीघे का जवाहर बाग था, जिसकी मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ रुपए है, उसको कब्जा करने की साजिश थी। राम वृक्ष यादव तो मोहरा था, इसके असली साजिशकर्ता रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव। मथुरा के जवाहर बाग में 2 जून 2016 को जमकर हिंसा हुई थी। अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर राम वृक्ष यादव और उसके गुर्गों ने हमला किया था। इस हमले में मथुरा के तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और परहा थाने के एसओ संतोष यादव शहीद हो गए थे। इसके बाद रात में हुई पुलिस कार्रवाई में 25 कब्जाधारियों की मौत हुई। पुलिस ने दावा किया कि बाग में लगी आग में जलकर राम वृक्ष यादव की भी मौत हो गई। हालांकि फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद अब इस दावे पर सवाल उठने लगा है। सवाल ये भी है कि आखिर राम वृक्ष यादव पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कहां गायब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
एम श्रीनिवास को आईसीसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नहीं चुना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये निर्देश दिया है। आईसीसी बैठक में हिस्सेदारी के लिए श्रीनिवास के चुने जाने पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हितों के टकराव के मुद्दे पर इसी अदालत ने जिस व्यक्ति की निष्ठा पर संदेह जताया हो उसे आईसीसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नहीं चुना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 मई को होने वाले आईसीसी की बैठक में अब अमिताभ चौधरी और राहुल जौहरी हिस्सा लेंगे। इस मामले में अब सुनवाई 14 मई को होने वाली है। देश के 10 हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 51 नामों की सिफारिश की है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी को अंतिम रूप देने के बाद नामों को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम से मिले 90 नामों में से 51 नामों को कॉलेजियम ने मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक 51 में से 20 न्यायिक अधिकारी हैं और 31 वकील हैं। कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए नामों की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों से अगर केंद्र सरकार सहमत होती है तो जम्मू कश्मीर, झारखंड, गुवाहाटी, सिक्किम को भी न्यायाधीश मिलने की उम्मीद है। देश के 24 हाई कोर्ट में 41% पद खाली हैं। इन अदालतों में कुल 1079 जजों के पद हैं, लेकिन सिर्फ 632 ही अभी काम कर रहे हैं। अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच दिनों दिन तनाव इतना बढ़ता जा रहा है कि अमेरिका कभी भी उत्तर कोरिया पर अचानक हमला बोल सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम के इस्तेमाल को भी उत्तर कोरिया को धमकी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उत्तर कोरिया भी टस से मस होता अभी तक नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी धमकी के बावजूद वो परमाणु और मिसाइल परीक्षण लगातार कर रहा है। अगर उत्तर कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो अमेरिका उस पर अचानक हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया पर अचानक हमले समेत मिलिट्री एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि कोरियाई प्रायद्वीप में माहौल खराब करने की नॉर्थ कोरिया की कोशिशों को रोका जा सके। इसी हफ्ते नॉर्थ कोरिया ने मध्यम दूरी की मिसाइल का टेस्ट किया था जो नाकाम रहा था। अमेरिका का मानना है कि नॉर्थ कोरिया लगातार उकसाने वाले कदम उठा रहा है। उधर नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी 5 दिन की यात्रा पर भारत आई हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी के सम्मान में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक भोज आयोजित करेंगे। इस यात्रा के दौरान विद्यादेवी कई अहम भारतीय नेताओं से मुलाकात करेंगी। यात्रा को दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने के एक अच्छे अवसर के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति विद्या भंडारी का ये पहला विदेश यात्रा है। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 17 अप्रैल 2017 है आज और हम बात कर रहे हैं 17 अप्रैल की ही, लेकिन 1941 के 17 अप्रैल की। 17 अप्रैल 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और 17 अप्रैल 1971 में मिस्र, लीबिया और सीरिया ने मिलकर यूनाइटेड अरब स्टेट बनाने के लिए संघ का गठन किया था। 17 अप्रैल 1975 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हुआ था। 17 अप्रैल 1982 में अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था और 17 अप्रैल 1993 में अंतरिक्षयान STS-56 डिस्कवरी धरती पर वापस लौटा था। और आज सोनू निगम के ट्वीट ने जिस तरह से देश की साझी संस्कृति की विरासत को संजोने और संभालने का मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया है। ऐसे में देश में साहित्य, कला, संगीत के धरोहर हिंदू मुसलमान दोनों की है। रसखान, नजीर, अकबराबादी, मुसाहिब, लखनवी जैसे कृष्ण भक्त उसी भक्ति आंदोलन की देन है जो कर्मकांड और पाखंड से ईश्वर को मुक्त कराकर भक्ति सिखाता है। इसी परंपरा में है प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी, जिन्होंने आजीवन भगवान विश्वनाथ के मंदिर की दिशा की ओर उन्हें समर्पित कर अपनी संगीत साधना की और ये माना कि यही उनकी अजान है। आपको सुनवाते हैं उनके ही शब्द और वो भी तमाम पहलू भी, वो तमाम लम्हे भी जब फिल्मों में भी हमारे यहाँ अजान और मंदिर की घंटियों का खूबसूरत संयोजन हुआ, संगीत में भी। और इन्हीं बातों से हम शायद समझ पाएं कि ये हमारा देश ऐसा है जिसके रंग बहुत हैं, परंपराएं बहुत हैं और इनको ऐसे ही रखा जाए तो कहीं ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। तभी हम सभी खुलकर कर सकेंगे अपने देश की बात। तो देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।
थोड़ी दूर पर है, 10 मिनट का रास्ता है, विश्वनाथ जी बाबा का मंदिर। मंदिर तो दूर है, मंदिर में तो जा ही नहीं सकता कोई, वहाँ मुसलमान नहीं जाता। लेकिन हम वो आदमी हैं कि हम यहीं से शहनाई उठा के उसी तरफ बजा रहे हैं, हमारे दिल में है कि हम सुना रहे हैं, तो हमारा ख्याल है कि हम सुन रहे हैं बाबा।